बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर वो वीआईपी सामने आ गया तो लोग अंकिता के नाम से उर्मिला को जानेंगे। जो मान सम्मान हमारे बच्चों ने नहीं दिया, हमें हमारे पेट से पैदा होके हमारे पहले पति ने नहीं दिया, हमें सुरेश राठौर ने नहीं दिया, वो मान सम्मान हमें उत्तराखंड की जनता ने दिया है। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और इस वक्त मैं मौजूद हूं सहारनपुर के अंदर। सहारनपुर में मैं आज आपको दिखाऊंगा, बात करवाऊंगा, उनसे मिलवाऊंगा वो शख्सियत जिन्होंने पूरे उत्तराखंड की राजनीति को हिला के रख दिया। जी हां, अभी पिछले दिनों उर्मिला सनावर बहुत ज्यादा सुर्खियों में थी। एक अभिनेत्री हैं, सहारनपुर से ही आती हैं और बॉम्बे में रहती हैं, लेकिन उनका एक विवाद बहुत तेजी के साथ बढ़ा, लेकिन वो इतना बढ़ गया उसके बाद उत्तराखंड की राजनीति भी कैसे हिल गई, मैं उन्हीं से बात करवाऊंगा आपकी। मेरे साथ हैं उर्मिला सनावर जी, आपका स्वागत है द ग्राउंड रिपोर्ट पे। जी प्रणाम। आप मुझे बताइए, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ की रहने वाली हैं एक तो, और कैसे आपकी शुरुआत हुई और अब क्या कर रही हैं फिलहाल? मैं बेसिकली रहने वाली तो मैं सहारनपुर की हूँ और सहारनपुर की बेटी भी हूँ और यही मेरा विवाह भी हुआ था सहारनपुर में ही। अनफॉर्चुनेटली वो विवाह मेरा सक्सेस नहीं हो पाया। आफ्टर 24 इयर्स के बाद मेरी जो वैवाहिक जीवन था वो डिस्ट्रॉय हो चुका, खत्म हो चुका। और मतलब चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में मैंने अपनी जो अभिनय का वो शुरुआत किया, इप्टा के साथ शुरुआत की थी और शॉर्ट्स फिल्में की और बहुत सारे सीरियल्स किए। लगभग 48 मैंने फिल्म सीरियल्स किए और लगभग मैंने अगर मैं रीजनल लैंग्वेज की फिल्मों की बात करूं तो कम से कम मैंने 45 फिल्में की है मैंने, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जो रीजनल लैंग्वेज की जो फिल्में होती हैं, मैंने बहुत सारी फिल्म्स की नेशनल अवार्ड लिया है मैंने। और दूरदर्शन से एक ग्रेट एक्ट्रेस हूँ और रेपेट्री आर्टिस्ट रही हूँ और मुंबई में लगभग 10 साल से मैं सीरियल्स कर रही हूँ। स्टार प्लस, जीटीवी, कलर्स, सोनी के साथ मैंने किया था, सोनी के साथ मेरे साईं किया था और परमावतार श्री कृष्ण किया मैंने, और स्टार प्लस के साथ मेरी दुर्गा किया, गुड़िया हमारी सभी पे भारी, अम्मा के बाबू की बेबी स्टार भारत के साथ किया, नेगेटिव लीड में मैंने किया। और मुझे भगत सिंह कोश्यारी जी जो गवर्नर थे जो बॉम्बे के, महाराष्ट्र के, उन्होंने मुझे बेस्ट ब्रेव एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया था। मैंने कोरोना के लिए मैंने बहुत काम किया था, जब कोरोना के समय मैंने बहुत काम किया था, बहुत सारे आर्टिस्टों की मैंने जान बचाई थी, तो उस समय मुझे बेस्ट ब्रेव एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मुझे अभी दिल्ली में मिला था मंदाकिनी जी के थ्रू। तो मतलब ये तो खैर ये तो छोटी सी जर्नी मेरी इसकी हो गई है अभिनय के क्षेत्र से। और फिर मेरा दूसरा विवाह जो है सुरेश राठौर जी के साथ हुआ, जो ज्वालापुर के पूर्व विधायक हैं। हम पिक्चर में सुरेश राठौर जी की एंट्री होती है, ये बताइए, ये बेहद खास है। हाँ जी, हाँ, ये तो बहुत बेहद खास है कि वो हम मतलब उनके संपर्क में कैसे और कैसे हमारा विवाह हुआ। क्या हुआ था कि जब मुकेश शर्मा है, जब हमारा पहला जो फैमिली डिस्ट्रॉय हुई, हमारी लड़ाई झगड़े हुए और मुकदमेबाजी हुई हमारे उस पे, जब हमारे डिवोर्स चला था, हमारे साथ किस तरह से मार पिटाई हुई, कैसे डाइवोर्स हो गया। जी हाँ, तो तब हम इनके पास न्याय के लिए गए थे। आज से लगभग 4.5 साल हो गए सुरेश राठौर के पास, क्योंकि यहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा था सहारनपुर में। तो हमें किसी ने कहा कि ये दलित समाज को, संप्रदाय को बिलोंग करते हैं और दलित समाज का एक बड़ा चेहरा है और ये तुम्हारी बात सही, क्योंकि मैं दलित समाज से आती हूँ। तो हम इनके पास गए और सारे पेपर्स वगैरह लेके गए थे। तो किस तरह से इन्होंने फिर हमारे साथ बहुत सारा इन्होंने झूठ सच बोला। कहाँ पर गए थे आप? मैं बहादुराबाद इनके यहाँ गई थी, कैंप कार्यालय, जो बहादुराबाद कैंप कार्यालय, मैं वहां पर सारे पेपर्स लेके गई थी इनके पास। तो तब इन्होंने कहा कि मेरी पत्नी की डेथ हो चुकी, उसके दिल में छेद था और उस समय ये चुनाव हार चुके थे, सन 2022 का चुनाव हार चुके थे, जो जनवरी में चुनाव हुआ था। और इन्होंने 10 तरह की बातें करी, फिर 10 तरह के सपने दिखाए कि तुम भी अकेली हो, मैं, और हमारी तो फैमिली डिस्ट्रॉय हो ही चुकी थी, हम तो बिल्कुल अलग हो चुके थे। और इन्होंने फिर हमें ये कहा कि भाई मैं अभी चुनाव हार चुका हूँ और तुम्हारा, उस समय हमारा डिवोर्स नहीं हुआ था, तो इन्होंने कहा कि तुम्हारा डिवोर्स प्रोसीजर चल रहा था हमारा। तो इन्होंने मुझे नेपाल लेके गए और नेपाल ले जाके इन्होंने हमारे वहां पर पशुपतिनाथ के मंदिर में, वहां हमारे भगवान शिव का मंदिर, हाँ, भगवान शिव के मंदिर पे साक्षी मान के वहां इन्होंने हमारे तिलक लगा दिया, मतलब सिंदूर लगा दिया और मंगलसूत्र पहना दिया। और ये कहा कि भाई जब तक ये सब चीजें चल रहा है, क्योंकि मैं भी एक राजनीतिक क्षेत्र का आदमी हूँ, तो ये सब चीजें के, लेकिन धीरे धीरे परते बहुत सारी चीजें खुलती चली गई। और फिर किस तरह से जब हमने अपने हक मांगने की बात करी तो फिर इनकी दूसरी पत्नी सामने आ गई। तो क्योंकि ये, हम जब भी बहादुराबाद गए तो हमेशा ये उस बहादुराबाद वाली कोठी पे अकेले ही हमें मिलते थे। और मतलब एक तरह से इन्होंने, हम तो सिर्फ कैमरे के सामने एक्टर है, लेकिन असल जिंदगी में एक्टर अगर अभिनय कोई करता है तो सुरेश राठौर करते हैं। तो सुरेश राठौर ने किस तरह से हमारे साथ एक अभिनय करा, एक्टिंग करी और कहा कि मेरे बच्चों ने मुझे लात मार के निकाल दिया, मैं अकेला रहता हूँ।
पूरी एक कहानी बनाई है कि हम मिलके काम करेंगे और इंडस्ट्री में काम करेंगे। देहरादून में हम एक्टिंग स्कूल खोलेंगे। स्क्रिप्ट सुरेश राठौर की स्क्रिप्ट थी पूरी की पूरी, या उसमें कोई और भी शामिल था? नहीं, उसमें कोई शामिल नहीं था। मैं क्यों झूठ कहूँ, वो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जो थी वो सुरेश राठौर की पत्नी की बता रहे हैं ना, क्या पत्नी भी थी उनकी? उनकी पत्नी तो बाद में हमें पता चला ना, उन्होंने कोई फोटो वोटो कभी डाले नहीं, फिर बाद में जब धीरे धीरे चीजें कहीं ना कहीं वो चीजें तो बच्चों की बात करें, बच्चे उनके 3 बच्चे हैं, उनका एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। तो धीरे धीरे चीजें पता चली, जब वो पता चलती गई तो फिर वो लड़ाई झगड़ों में कन्वर्टेड होगी। तो वो जब कन्वर्टेड हुई तो फिर वो कहते हैं ना, वो जो छोटा सा जख्म था वो नासूर बन चुका। फिर हमारे जो पहले वाली जो फैमिली थी वो भी इन्हीं के साथ हो गई अभी इस दौरान। तो ये मतलब ये कहते हैं ना कि एक कहावत है, रजिया फंस गई गुंडों में। तो ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं कि सब इकट्ठे हो गए। तो खैर चलिए, कोई बात नहीं। उर्मिला अगर हमारा नाम है तो हम तो यही कहते हैं कि हम तो उससे संतुष्ट है, कोई बात नहीं। उर्मिला जीवन भर अकेली रही है तो कोई बात नहीं। हमने अपना जीवन, अब हमने सोच लिया कि हमें ऐसी महिलाओं की आवाज उठानी है या ऐसी बेटियों की आवाज उठानी है। ऐसा क्या हुआ उसके बाद इस कहानी के अंदर कि उत्तराखंड की राजनीति को आपने आज के समय तक हिला दिया है? देखिए, कहीं ना कहीं हमारी और सुरेश राठौर की एक लव स्टोरी है। 15 जून की बात है। 15 जून को सुरेश राठौर ने हमें पूरे मीडिया के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने हमें पत्नी स्वीकार किया, पूरे के पूरे पंजाब होटल में। ठीक है कि मेरी धर्मपत्नी है और मैं इसको स्वीकार करता हूँ। उसमें भी लेकिन बड़ी बात है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उसमें भी एक कहानी थी। उस कहानी के अंदर भी एक कहानी थी। उस कहानी के अंदर एक कहानी थी। हमने एक रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, हमने वो शायद वो वायरल भी किया। तो उन्होंने ये कहा था कि जो जेपी नड्डा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा कि हम तुमको उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं, और तुम ये जो तुम्हारा जो सब चीजें चल रही है, तुम इस मीडिया को मैनेज करो। ये जो तुम्हारा मीडिया पे जो भी चीजें चल रही है उर्मिला को लेके, इसको मैनेज करो, चाहे पत्नी स्वीकार करो या चाहे उसको पैसे दे के करो, ये तो यू विल बी मैनेज। तुम इसे आपको ये बात किसने बताई सारी की सारी? सुरेश राठौर ने। वो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास, हमने डाली है आपके पास? हाँ, मैंने फेसबुक पे डाल दी थी। आप रिकॉर्डिंग करती हैं? कुछ अभी रिकॉर्डिंग करने शुरू करी, लगभग हमने नवंबर से रिकॉर्डिंग करने शुरू कर दी, जब हमारे लड़ाई झगड़े बहुत सारे बढ़ रहे थे। क्योंकि और हमने रिकॉर्डिंग तब शुरू करी, और ये सुरेश राठौर ने हमें तब बात बताई जब हमें महेंद्र भट्ट जी ने हमें बुलाया था, जो प्रदेश अध्यक्ष बने नए वाले महेंद्र भट्ट जी ने उत्तराखंड में। हाँ, उत्तराखंड में जो प्रदेश अध्यक्ष बने दमयंदर भट्ट जी, तो दोबारा रिपीट हुए हैं। तो तब कहीं ना कहीं वो सब चीजें हुई, तो सुरेश राठौर को निष्कासित कर दिया गया यूसीसी के चलते कि 2 विवाह नहीं कर सकते। तो उसमें उस दौरान मतलब समय से पहले इनको 7 दिन का नोटिस दिया था, और 7 दिन से पहले 5 दिन के अंदर इनको निष्कासित करके महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। और प्रदेश अध्यक्ष की बात इनकी चल रही थी, लेकिन इनको पहले से ही निष्कासित कर दिया गया था, पार्टी से निष्कासित कर दिया। फिर महेंद्र भट्ट ने क्या करा कि जो महेंद्र भट्ट जी हैं, उन्होंने हमको ये वाल्मीकि जयंती आती है उस पर बुलाया, और उन्होंने हमें कहा कि देखो सुरेश राठौर को तो निष्कासित कर दिया, तुम दलित कैंडिडेट हो, तुम एक काम करो कि तुम उत्तर प्रदेश छोड़ के, हम रामपुर मनियारन से तैयारी करते हो, उत्तर प्रदेश छोड़ के तुम एक काम करो, ज्वालापुर विधानसभा से तैयारी करो, हरिद्वार ज्वालापुर विधानसभा, क्योंकि वो सुरक्षित सीट है। तो ये सब चीजें हुई थी। तो फिर वो हमारे बीच में वो कहीं ना कहीं के पति पत्नी वो ना बन के पति पत्नी और सत्ता बन गई। तो आपका इंटरेस्ट था अभिनेत्री राजनीति में आना? मेरा इंटरेस्ट नहीं था कभी भी। मैं तो, मेरे पापा डॉक्टर थे और हम तो बहुत साधारण से परिवार से, बहुत गरीब परिवार से मैं आती हूँ। मेरा कभी इंटरेस्ट राजनीति में नहीं था। मैं आज भी मैं यही कहती हूँ कि जितना भी मैं बोलने की जो कला है, जो भी मैं संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करती हूँ, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करती हूँ, कहीं ना कहीं सुरेश राठौर ने हमें सिखाया है, उसको हम डिनाई नहीं करेंगे। तो सुरेश राठौर राजनीतिक गुरु मानती हैं आप सुरेश राठौर? हाँ, हम उनको राजनीतिक गुरु मानते हैं, क्योंकि सहारनपुर का जब हम अभी मेयर के चुनाव हुए थे, अभी तो अजय कुमार जी हैं, तो उन्होंने हमारे मेयर के लिए भरवाया था, और हम मेयर के प्रबल दावेदार हो गए थे सहारनपुर से, और सिर्फ बोलने की शैली की वजह से ही, कि हमारी बोलने की शैली बहुत अच्छी है। तो लोगों को कहते हैं कि उर्मिला वक्ता बहुत अच्छी है, मंच पे बहुत अच्छे से अपने शब्दों को मतलब एक माला में पिरो के और परोसती है। तो तब हमें सहारनपुर के प्रबल दावेदार हो गई थी, लेकिन सहारनपुर में जब 80 सीट होने वाली थी, 80 महिला, लेकिन फिर वो सीट ओबीसी हो गई थी। लेकिन उसके बाद फिर हमने नगीना लोकसभा भरा था। नगीना लोकसभा हमने ट्राई किया था वहां पर अपने पति के सामने। वो उसका रीजन कुछ और था कि हमें पता चला था हमारे पति के किसी के साथ कुछ इस तरह से वहां पे बातचीत चल रही है। तो फिर हमने बहुत सारे होर्डिंग बनवा के हमने नगीना लोकसभा में 4-5 विधानसभा में हमने अपने सारे सब जगह होर्डिंग लगवा दिए, जहाँ जहाँ सुरेश राठौर विरोध भी शुरू हो गया देखा जाए तो राजनीति के अंदर, पति पत्नी आमने सामने।
नहीं नहीं, वो विरोध नहीं था, सिर्फ ये था कि तुम काजू बादाम कब तक दूसरों के हाथों से खाओगे जब तुम्हारी दो पत्नियां हैं, तो वो उन चीजों को लेके था। खैर वो विरोध नहीं था। तो फिर वो कहीं ना कहीं दुष्यंत गौतम की और इनकी आपस में बहुत ज्यादा लगती थी, दोनों दलित नेता थे। तो ऐसा नहीं, सारी होली दिवाली करवा चौथ हम सब इकट्ठे करते थे। अभी जो 10 अक्टूबर को जो करवा चौथ गया, तो 10 अक्टूबर को करवा चौथ को खुद सुरेश राठौर मतलब ने मेहंदी लगवाई हमारे लिए, लगभग 30-35 हजार रुपए की साड़ी भी लेके आए। उन्होंने हरिद्वार से साड़ी खरीदी हमारे लिए, पहले से लेके रख रखी थी, और वो हरिद्वार में हमने करवा चौथ मनाया। बस ये कह दो कि शायद वो पता नहीं वहीं से हमारी चीजें डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो गई। हमें चीला घाट पे लेके गए, जहाँ से अंकिता भंडारी हत्याकांड की शुरुआत हुई, और चीला घाट पे मतलब वो हमें कहीं और भी ले जा सकते थे, कहीं और भी हमें घुमाने ले जा सकते थे, किसी मॉल में, किसी पिक्चर हॉल में ले जा सकते थे, शॉपिंग करवा सकते थे, लेकिन वो हमें भी नहीं पता कि वो ऋषिकेश चीला घाट और चीला उस पे बैराज पे क्यों लेके गए। वहां खड़े होकर उन्होंने हमें अंकिता की पूरी स्टोरी सुनाई कि यहाँ पे कोइंसिडेंट मानती हैं आप अंकिता भंडारी कांड वाले मामले के अंदर, जहां जो डेथ पॉइंट है चीला घाट, जहां पर उन्होंने उस लड़की को फेंका था, मार के फेंका गया है जैसा बताया गया है, जो चार्जशीट बता रही है, तो क्या लगता है कोइंसिडेंट है या ये सब कुछ जानते थे सुरेश राठौर, वहां पर उस कहानी को बताने के लिए कोई राज था जो बताना चाहते थे? नहीं, वहां पे इसलिए नहीं गए थे क्योंकि सुरेश राठौर की चीजें तो निकल ही गई थी। तो हम सुरेश राठौर के घर में लड़ाई झगड़े होते थे हमको लेके, जब हम जैसे उनके फोटोज डालते थे सोशल मीडिया पे, तो हमको लेके लड़ाई झगड़े होते थे। तो वो चीला नदी एक ऐसी जगह, थोड़ी सुनसान नदी है, वो पूरा गेट खुलता है, वीआईपी गेट खुलता है, और फिर उसके अंदर गाड़ी जाती है वीआईपी की, ठीक है। वहाँ पे शूटिंग एरिया भी है, शूटिंग्स भी होती है। हम तो पहली बार ही गए थे, तो तब ये वहां पर हमें लेके गए और थोड़ा इन्होंने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया, हमने चाय वाय भी पी वहां पे। तब इन्होंने बताया कि ये चीला बैराज है और इस बैराज पे वो अंकिता की हत्या कर दी गई, मतलब उसको डाल के यहाँ पे डाल दिया गया, और वो नदी दिखाई इन्होंने हमें, वनंतरा रिजोर्ट दिखाया कि ये वनंतरा रिजोर्ट है। इस रिजोर्ट पर आरती गौड़ ने बुलडोजर चला दिया था, और उस रात का जो वीआईपी था, वो उस रात का वीआईपी दुष्यंत कुमार गौतम था। तो ये सारी चीजें ये वहां, ये मौखिक बातचीत हो रही है आपकी? ये मौखिक बातचीत हो रही थी, तो हमें बता रहे थे, लेकिन हमारा इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था कि जो चीजें बता रहे थे हमें। लेकिन हम हमेशा हमने बोला कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं ना कहीं, हमने पहले भी बोला बहुत सारी न्यूज में, कि शायद उसकी लड़की की आत्मा को शांति नहीं मिली, उस बेटी की आत्मा को शांति नहीं मिली, और शायद उसी दिन वो हमारी गाड़ी में बैठ गई थी शायद, क्योंकि वहां पे सुरेश राठौर ने हमारी रील्स बनाई, हमारे फोटो खींचे। वो हमारे फोटो खींचने, मतलब उनको बहुत शौक है हमारे फोटो खींचने का, रील्स बनाने का, बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम कैमरा पर्सन है, हम कैमरा बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज ऑफ आई एम एक्ट्रेस। तो वो कहते हैं कि तू मेरी फोटो ना खींचे, अगर मैं तेरी फोटो मैं खींचता हूँ, मैं तेरी रील्स बनाता हूँ। तो उसके बाद फिर हमारी जिंदगी में लड़ाई झगड़े, चाहे वो ज्वालापुर विधानसभा को लेके हो, या भारतीय जनता पार्टी को लेके हो, या महेंद्र भट्ट जी को प्रदेश अध्यक्ष को लेके हो कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने वाला था, तो इन चीजों को लेके लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। तो तब हमने इनकी रिकॉर्डिंग करनी शुरू की। ये कब से शुरू की आपने रिकॉर्डिंग करनी? ये हमने लगभग दिवाली के बाद से हमने चीजें करनी शुरू करी। अभी ये जो दिवाली गई है अक्टूबर में, जो नवंबर में जो दिवाली गई है ना, 2025, क्योंकि जो दुष्यंत कुमार गौतम है, हम उनको अपना भाई मानते हैं, जिसमें गट्टू का नाम आया, वीआईपी का नाम आया, तो हम उनके हमेशा उनका समर्थन करते थे, उनका ऐसे। दुष्यंत कुमार गौतम के अगर हम बच्चों की बात करें उत्तराखंड के अंदर, तो वो क्या अपना कद रखते हैं, क्या फिगर रखते हैं, उनके बारे में बताया हो आपको, जो सुरेश राठौर ने बताया या लोगों ने बताया, क्या है दुष्यंत कुमार गौतम उत्तराखंड में? देखिए, दुष्यंत कुमार गौतम उत्तराखंड के प्रभारी हैं और देश के राष्ट्रीय महासचिव हैं। भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी है, देश की बड़ी पार्टी में उनका बड़ा स्थान है, बहुत मतलब एक बड़ा स्थान है दुष्यंत कुमार गौतम जी का। तो जो राष्ट्रीय महामंत्री होते हैं, तो एक दलित समाज का बहुत बड़ा चेहरा है, और दलित समाज का अगर मैं चेहरा कहूँ, तो जो मेरे पति हैं सुरेश राठौर, वो भी दलित समाज का बहुत बड़ा चेहरा था, क्योंकि उनको निष्कासित कर दिया गया 5 साल के लिए। तो कहीं ना कहीं इसमें दुष्यंत कुमार गौतम का भी हाथ है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आपस में इनकी भिड़त हो गई, दोनों दलित नेताओं की आपस में। तो दुष्यंत कुमार गौतम वहां के प्रभारी थे, और ये जो सुरेश राठौर है, ये वहां के विधायक रहे, और सुरेश राठौर की, उनके अकॉर्डिंग जो सुरेश राठौर कहते हैं, उनका गवर्नर में नाम चल रहा था, और वो कहीं ना कहीं दुष्यंत कुमार गौतम उसमें वो कहते हैं कि रोड़ा बने। ये अब जब इन्होंने ये बुराई करनी शुरू करी, तो हम दुष्यंत कुमार गौतम जी को जब हम ओरली बताते थे, तो हमारी बात पे विश्वास नहीं करते थे। तब हमने क्या, अगर हमारे फोन में रिकॉर्डिंग नहीं होती, हमने दूसरा फोन का रिकॉर्डर चालू करके, जैसे दुष्यंत कुमार गौतम जी को गालियां दे रहे थे, महेंद्र भट्ट को गालियां दे रहे थे, वो जो 48 मिनट की जो रिकॉर्डिंग है, वो हमने पूरी रिकॉर्ड कर ली। मेन रिकॉर्डिंग आपके पास है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि पहाड़ की बेटी के साथ क्या हुआ, कैसे कैसे क्या किया गया, तो वो पूरा आपके पास रिकॉर्डिंग है? मतलब देखिए, वो रिकॉर्डिंग
अंकिता जो भंडारी, एसआईटी को भी दिया आपने? हाँ, वो अंकिता भंडारी को लेकर रिकॉर्डिंग नहीं थी। वो रिकॉर्डिंग शुरुआत जैसे हुई, इन्होंने कहा वो तेरा भाई, वो दुष्यंत, वो ये वो बच्चे को लेके थी, वैसे लेके थी। हमारी कुछ अभी फैमिली प्लानिंग को लेके हो रही थी, क्योंकि हम अभी पहले हम लगभग 3-4 महीने पहले हम प्रेग्नेंट भी हो गए थे। तो इन्होंने खुद यहाँ पर हमारा इलाज भी चला सहारनपुर में, तो हमारा मिस कैरेज हो गया था, तो उसको लेके भी था। तो वो सारी चीजें वो भी है उस रिकॉर्डिंग में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पूरी चीजें क्यों नहीं सुनवाई, तो बहुत इस तरह की पति पत्नी की बातें, पर्सनल बातें भी थी आपकी, जिन्हें मतलब आपने चाहती थी ज्यादा उनको वायरल ना किया जाए, सार्वजनिक ना हो। तो लेकिन वो जो हमने रिकॉर्डिंग शुरू करी, वो रिकॉर्डिंग जो उनकी शुरुआत हुई है, वो रिकॉर्डिंग, उसमें दुष्यंत कुमार गौतम को वो गालियां दे रहे थे कि वो दुष्यंत कुमार गौतम, और ये शॉकिंग क्या हुआ आपके लिए? शॉकिंग कब हुई? शॉकिंग ये, जैसे वो रिकॉर्डिंग जो उस दिन बातचीत हुई, जो हमने एसआईटी को दिखाई, 58 मिनट की बात हुई थी, लेकिन हमने जो रिकॉर्डिंग करनी शुरू करी थी वो 48 मिनट से शुरू की थी। मतलब 10 मिनट की छूट गई थी हमसे। फिर 10 मिनट बाद जब ये दुष्यंत के बारे में बोलना ही शुरू करे, तब हमने रिकॉर्डर चालू करके हमने रिकॉर्ड करा कि भैया को दिखाऊंगी। तो जब वो रिकॉर्डिंग चलती रही, फिर उसमें बहुत सारी और भी चीजें उनकी शुरुआत हुई, बातें हुई कि ये तो मुझे पानी पिलाता था। ये नॉर्मल बात कर रहे थे, इन्होंने ड्रिंक करी हुई थी? नहीं, ड्रिंक नहीं की हुई थी। वो इन्होंने एसआईटी को भी ये कहा कि मैंने कोई ड्रिंक नहीं की हुई थी उस दिन। अच्छा। मैं अपने पूरे होश आवास में था, मैंने कोई ड्रिंक मैं करता ही नहीं। उन्होंने ये एसआईटी को बोला, हमने एसआईटी ऑफिसर से पूछा। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ये बात सच बोला कि मैंने कोई ड्रिंक नहीं करा, कि ड्रिंक करके मैंने वो पूरी रिकॉर्डिंग नहीं थी। जब वो चलते गए तो मैंने उसमें बोला कि वो दुष्यंत कुमार गौतम, मैंने कह दिया वो इतना है, तो तब इन्होंने कह दिया वो तेरा गट्टू है ना, तेरा भाई वो गट्टू, वो दुष्यंत कुमार गौतम वो जा रहा था, वो तुझे बता रहा था ना, मैं तुझे उस दिन चिलाम गए थे, वो ही था उस रात का वीआईपी। तब इन्होंने ये बोला। और वो आरती गौड़ उसकी वीडियो बनाए घूम रही है, उसको और डैम कोठी बुलाता था, आरती गौड़ ने उसकी वीडियो बना रखी है। और फिर आरती गौड़ ने ये सब कुछ करने के लिए उस पर बुलडोजर चलवा दिया अंकिता के कमरे के ऊपर साक्षी मिटाने के लिए। तो वो सब चीजें रिकॉर्डिंग में आ गई। मतलब वो ना चाहते हुए भी एक चंक आया है बीच में, अंकिता भंडारी हत्याकांड। उस पे आपने फिर जब आपको ये पता लग गया कि ऐसे ऐसे मामला आया, इसमें इन्होंने जो नाम लिया है, अब आपको क्या करना चाहिए? तो आपकी जो स्ट्रेटेजी थी वो क्या रही फिर? जब मेरी जो वो फिर हम उस दौरान ही फिर उन्होंने एक, जब लड़ाई बढ़ती चली गई तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के हमने, हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में की। हमने एक वीडियो बनाई 2 मिनट की, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम वीडियो बनाई, धामी जी सरकार के नाम और योगी सरकार के नाम, कि मैं आत्मदाह करने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गए थे। क्योंकि अभी 2 पत्नी दूसरी पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं है, अगर हम संविधान के हिसाब से कहें तो हम वो चीजें झेल रहे थे, वो डिप्रेशन, वो सब चीजें, वो चीजें जो मैं झेल रही थी अंदर ही अंदर, कि मेरी एक फैमिली तो डिस्ट्रॉय होगी, और एक फैमिली, मतलब एक चीजें इसने मेरी डिस्ट्रॉय कर दी सुरेश राठौर ने। तो वो जो चीजें मैं डिप्रेशन झेली थी, उस डिप्रेशन के मद्देनजर चलते हुए जो मैंने एक वीडियो बनाई, वो वीडियो पूरे देश में वायरल होगी। तो योगी सरकार ने फिर LIU भेजी हमारे घर, हमें डिटेन भी किया गया कि भाई इस तरह से अपने आत्मदाह नहीं करना। लेकिन इन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इनके घर वालों ने, वहां पर बैठ के लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा कि पति पत्नी का झगड़ा था, पति पत्नी ने झगड़ा किया और लोगों पर कीचड़ उछाला, फिर वापस आ गए और बड़े बड़े केसों में नाम ले रहे हैं। उसके बाद वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हो गया आपके उस पर लेकर, पति पत्नी के झगड़ा को लेकर बड़ा तुल दे दिया गया। नहीं, ये गलत बात है। जो सच्चाई है वो सब उत्तराखंड की। टीआरपी के लिए ऐसा कुछ तो नहीं किया? टीआरपी के लिए तो हम अपने सीरियल में टीआरपी करेंगे, वहां पर किसी के साथ आप अपना फेयर दिखा देंगे, कुछ दिखा देंगे, ये टीआरपी करेंगे। हम जो बेटी पंचतत्व में विलीन हो चुकी है उसके ऊपर राजनीति करेंगे। इतनी घटिया मानसिकता की तो शायद हम नहीं है कि हम इतनी घटिया मानसिकता के अब सोच रखते हैं। तो फिर ये सारी चीजें हुई, फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। ये सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुरेश राठौर की जो घरवाली दूसरे वाली है, जो पाकिस्तानी है, उसने करी है कि भाई ये कोई पत्नी नहीं है, मैं इसकी पत्नी हूँ, अगर कोई पत्नी है तो ये लाओ, ये कोई लीगल ही नहीं है, ये फलाना ढिमकाना, 10 तरह की बातें इन्होंने बोली। तो खैर ठीक है, इन्होंने सारी चीजें इस तरह की बातें बोली। और फिर उसके बाद हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन हम उसी दौरान फिर हम पंजाब शूटिंग पे चले गए, और जब हम पंजाब शूटिंग में थे वहां भी हम डिप्रेशन, वो सारी चीजें झेल रहे थे। फिर हमें किस तरह से हमें ये प्रताड़ना कर रहा था, तब हमने वो रिकॉर्डिंग, हम लाइव गए उस दिन। तो हमने कहा कि ये लोग हमें ऐसे मरवा देंगे जैसे इन्होंने अंकिता भंडारी को मरवा दिया। और मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है जिसमें वो वीआईपी जा रहा था उस रात। बस हमने इतना बोला। जब हमने ये बोला तो पूरे उत्तराखंड में पूरी तहलका मच गया। अब आपका बयान हो चुका है, आपके एसआईटी ने बयान ले लिए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि पूरे केस के अंदर सीबीआई की एंट्री हो चुकी है, और आपको मुझे लगता है कि सुरक्षा भी दे दी गई है जी। दोनों अब आप क्या देखती हैं इस पूरे मामले के अंदर? कैसा लगता है? क्या उधर से कोई फोन कॉल आई, आपको बुलाया जा रहा है, और पहाड़ के लोग अपनी पहाड़ की बेटी के लिए इंसाफ भी मांग रहे हैं?
देखिए, पहाड़ के लोगों का तो मैं सम्मान करती हूँ क्योंकि वो देवतुल्य भूमि है और देवतुल्य जनता है वहाँ की। देवों की भूमि है और देवों की भूमि ने ही शायद मुझे अब तक बचा रखा। माँ धारी देवी ने मुझे बचा रखा है, महादेव ने मुझे बचा रखा है, नहीं तो हत्याओं के षड्यंत्र तो हमारे साथ शुरू से ही हो रहे हैं। और लेकिन ये इतना बड़ा प्रकरण हो गया कि हमारी हत्या कभी भी हो सकती थी। आपको पता 29 दिसंबर को हम कैसे भागे वहां से अपनी शूटिंग से। और आज हमने उत्तराखंड की जनता से 2 वादे किए थे कि एक तो हम अपना फोन जमा कराएंगे। उन्होंने कहा था कि झूठ बोल रही है, टीआरपी के लिए कर रही है, अपने एविडेंस नहीं जमा कराएगी। आप बार बार कह रही हैं कि आपकी हत्या हो सकती थी। मैं ये जानना चाहता था, अभी खुलासा कर दीजिए कि कौन है जो आपकी हत्या कर सकता है, जिस पर आप बार बार आरोप लगा रही हैं, कौन है वो? देखिए, अभी आपको पता है ना कि हम सीधा सत्ता से टकरा गए और रूलिंग पार्टी से टकरा गए। मैं मानती हूँ कि मैं सीधा बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं। बीजेपी की मैं खुद हूँ, परिवार पे क्यों नहीं आरोप लगाऊंगी बताइए ना। अगर सपोज करो परिवार में 5 सदस्य है और एक परिवार में सदस्य 2 सदस्य नालायक निकल गए, तो मैं कहूंगी नहीं कि भाई वो नालायक है। तो मैं तो मोदी जी से कहती हूँ कि इनकी सफाई करने की आवश्यकता है। जब आप सुरेश राठौर को निष्कासित कर सकते हैं, तो मैं तो माननीय दुष्यंत कुमार गौतम जी को भी कहती हूँ कि अगर उनके ऊपर इतना बड़ा कोई ब्लेम लगा है, एक गट्टू नाम से, वीआईपी नाम से उनके ऊपर इतना बड़ा ब्लेम लगा, तो पहले क्लीन चिट ले, वो पहले क्लीन चिट ले, पहले जनता जनार्दन की आंखों में साफ सुथरी अपनी छवि बनाए और फिर दोबारा से वो क्या कहते हैं पद को ग्रहण करे। लेकिन नहीं, सीबीआई आई है, सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। अगर निष्पक्ष जांच आपसे भी मिलेगी, आप सहयोग करेंगी? मैं तो पूरा सहयोग करूंगी, मैं तो बैठी हूँ इसलिए। आप ये देखें ना कि अगर धामी सरकार ने और योगी सरकार ने हमें सुरक्षा दी है, हमें सुरक्षा दी है, उधर की सरकार ने दी सुरक्षा आपको? नहीं, हमें उत्तराखंड सरकार ने भी दी है। उत्तराखंड से भी सुरक्षा है आपके पास? हमें पहले उत्तराखंड सरकार ने भी हमें गनर दे रखा परमानेंट। मतलब उत्तराखंड सरकार चाहती है कि आपके ऊपर कोई हमला ना हो, कुछ ना हो, तो आपको गनर मिले। के लिए तो मैं धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ क्योंकि हम वैसे 12 दिन पुलिस कस्टडी में रहे, लेकिन पुलिस कस्टडी में पुलिस ने हमें बहुत ध्यान से रखा। हमारे होटल के आसपास पूरे आपको ये भी बता दूं कि मैं उत्तराखंड सरकार के सीएम जो धामी जी, उनका एक बयान भी आया था, उसमें उन्होंने इसी पूरे मैटर के अंदर कहा था कि सरकार ने एफटीसी कोड्स को फॉलो करते हुए तमाम चार्जशीट फाइल की थी और बड़ी मजबूती के साथ अंकिता भंडारी केस के अंदर तमाम जो एक्यूज हैं, यानी कि 3 जो एक्यूज हैं, उन्हें उम्र कैद की सजा दिलवा दी है। ये भी सरकार की बड़ी पहल थी, ऐसा सरकार ने कहा है। बात करते हैं तो ये सुनी हुआ बात जो मैंने आपसे कही अभी कैमरे पर, तो ये आप समझ सकते कि सरकार ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया, बीजेपी सरकार ने। उन्होंने जो तीनों एक्यूज थे, देखिए हम तो एक बात कहते हैं कि आवाज बननी चाहिए, उर्मिला आवाज बनी है हमारी। ऐसे नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हुई थी। हमारी 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, तो उन्होंने हमसे शांति की भी अपील की थी और उन्होंने कहा था कि तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो और तुम इस आंदोलन को लीडरशिप कर रही हो एक सोशल मीडिया के माध्यम से। तो तुम जब लीडरशिप कर रही हो तो तुम क्या चाहती हो, सरकारी संपत्ति जल जाए, सारी जल के राख हो जाए? मैंने कहा भाई साहब हम तो नहीं चाहेंगे, आप राजा है, हम तो आपकी प्रजा है, आप जैसे कहोगे वैसा होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो और तुम मतलब फिलहाल अभी शांति की अपील करो। लेकिन जब तक हम शांति की अपील करते हैं तब तक 20-25 पुलिस वाले हमको अरेस्ट करने के लिए पहुंच गए अगले दिन। आप पर मुकदमा दर्ज हुआ, सुरेश राठौर पे मुकदमा दर्ज हुआ? हमारे ऊपर तो बहुत अनगिनत मुकदमे दर्ज हुए, हमारे वारंट जारी हुए, हमारे वो मुकदमे जो खत्म हो चुके थे वो निकाले हैं, तो हमारी आवाज को बंद करने के लिए वो सारी चीजें करी हैं। आप समझ सकते हैं हमारे घर के आगे कितने सारे नोटिस चस्पा थे, रोज वारंट चस्पा हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने, शासन ने, प्रशासन ने हमें एक छोटी बहन की तरह, परिवार की सदस्य की तरह हमारे साथ पूछताछ करी। सवाल मेरे जहन में बार बार आ रहा है, सुरेश राठौर ने जो आपको बात कही, आपने उसकी रिकॉर्डिंग करी। हालांकि रिकॉर्डिंग करना अब सही नहीं है आज के दौर के अंदर, कि उसके ऊपर अब तमाम नियम कानून भी बना दिए हैं, कोर्ट्स ने बना दिए हैं, उसमें चीज़ें बदल चुकी हैं। लेकिन आपने रिकॉर्डिंग करी, अपनी सुरक्षा हेतु करी, क्योंकि कोई अहम रास्ते हो सकता है कि पहाड़ की बेटी को न्याय मिलना हो, तो पहाड़ की बेटी के लिए आपने रिकॉर्डिंग करी और उसको आपने दिया भी, बताया भी समाज के अंदर। आपको क्या लगता है कि सुरेश राठौर क्या ये पूरा घटनाक्रम सत्य बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे, या कुछ लग रहा था कि आपके कि उन्होंने जान के आपको कुछ डराने के लिए कहीं और आप किसी ऐसे इन्फ्लुएंस में वो थे कि आप राजनीति में आगे न बढ़ जाएं, उनसे टिकट ना मांगे, कुछ ऐसा? देखिए ये तो जांच का विषय है, हम ये कहते हैं उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। नार्को टेस्ट होने का क्यों, हमारा भी नार्को टेस्ट हो अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो। हम तो ये कहते हैं कि जांच का विषय है और नार्को टेस्ट हो उनका भी, और बाकी सीबीआई तो दूध का दूध पानी का पानी करेगी कि उस दिन क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। उनकी सबकी सीडीआर निकालेगी कि उस समय किस किस के मोबाइल ऑन थे वनांतरा रिजोर्ट के आसपास वहां पर। तो अब तो ये सीबीआई से बड़ी तो जांच एजेंसी नहीं है ना देश की। लोकल में वहाँ पहाड़ के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने आपसे संपर्क किया, वो लोग मिले आपसे? देखिए वहां के लोगों से तो हम नहीं मिले, क्योंकि जैसे हम उत्तराखंड पहुंचे, देहरादून हम पहुंचे, तो पुलिस ने हमें बहुत कस्टडी में रखा। हम मिलना चाहते थे, अंकिता के मम्मी पापा से भी नहीं हम अभी तक हम मिल पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं
सरकार को ये था कि उर्मिला की हत्या हो जाएगी और ये आंदोलन और आगे चलेगा। हम थोड़ा सा डिप्रेशन में भी थे क्योंकि हमें होटल बदल बदल के रखा जा रहा था, कभी इस रिजॉर्ट में सहस्त्रधारा के पास रखा जा रहा था, कभी किसी होटल में, कभी किसी होटल में। और दर्शन भारती जी के हम साथ आए तो दर्शन भारती जी को भी लोग बोल रहे हैं कि जो LIU नहीं कर पाई, जो NSA नहीं कर पाई, जो SIT नहीं कर पाई, SOG नहीं कर पाई, इतनी सारी बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसीज नहीं कर पाई, वो दर्शन भारती जी DGP बन के ले आए, उर्मिला को निकाल के ढूंढ के ले आए दिल्ली से। तो ये सब बिना मतलब में मिथ्या है। हाँ ठीक है, उन्होंने अपने बेटी बना के लाए, अपने फेवर में लेके लाए हम, लेकिन जो उन्होंने हमसे वादे किए तो उन्होंने हमसे वादा किया, उन्होंने हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी थी। दूसरा उन्होंने कहा था कि बेटा, हमने मुख्यमंत्री से बात की है कि CBI जांच होगी, और CBI जांच की मोहर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9 जनवरी को लगा दी, और कल से CBI जांच के हैंडओवर हो गया। उत्तराखंड सरकार में CBI जा चुकी है, और अब अंकिता भंडारी की केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, और हमसे भी पूछताछ होगी क्योंकि जो ऑडियो गर्ल है वो हम ही हैं। आप समझ सकते हैं ना, क्योंकि सबसे ज्यादा, क्योंकि मुझे SIT ने पूछा कि आपने पता है कि आपने एक अराजकता फैला दी पूरे देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर आपने अराजकता फैला दी। आपकी वजह से देश में, दिल्ली में, जंतर मंतर में, सब जगह आंदोलन होने शुरू हो गए। आपने सोचा नहीं कि ये आपको ऑडियो सरकार को देनी चाहिए थी या आपको पुलिस को देनी चाहिए थी? तो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि कौन सी सरकार की बात करते हैं आप और कौन सी पुलिस की बात करते हैं। जब सुरेश राठौर मेरा बिस्तर पे बलात्कार कर रहा था, मेरा मानसिक रूप से बलात्कार कर रहा था, उसका परिवार मेरा बलात्कार कर रहा था, ना मैं घर की ना मैं घाट की, और यही सारे आपके नेता, ये सबके सब द्रोणाचार्य भीष्म पितामह बन के मेरा चीर हरण देख रहे थे, तब कहाँ चली गई थी सरकार? तब कहाँ चले गए थे ये सारे नेता, दलित समुदाय के लोग तब कहाँ चले गए थे? तब तो बड़ा मजा आ रहा था कि उर्मिला की साड़ी खींच रही है कि किस दिन ये वस्त्र होगी, ताकि हम इनकी अपनी आंखें सेके। आज इनके मैंने लंका में आग लगा दी, तो आज SIT बिठा दी, आज SOG बिठा दी मेरे ऊपर, आज मेरे ऊपर LIU बिठा दी, आज मेरे ऊपर इन्होंने NSA बिठा दिया, सब मेरे ऊपर बिठा दिया। क्योंकि इनकी लंका में आग लगा दी मैंने। आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। तो उत्तराखंड में 2027 में चुनाव भी है, और ऐसे में वहाँ मामला बहुत ज्यादा गर्म भी हो चुका है, और सियासत भी गर्म है, और साथ में CBI की एंट्री, तो कहीं ना कहीं माहौल बहुत ज्यादा हॉट है वहां पर, मुझे लगता है कि। और ऐसे में अब CBI भी आ चुकी है, और आपके बयान भी होंगे, और आगे क्या होगा तो भगवान जाने। लेकिन आप, मुझे लगता है कि टीवी सीरियल से ज्यादा इस समय ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है। आपको क्या लगता है? ये बात तो सत्य है। अभी एक पत्रकार ने हमारे लिए बनाई थी पूरी रिपोर्ट, हमारे सीरियल्स की जितनी चर्चाओं में हम सीरियल को वजह से नहीं रहे, जितने में अंकिता बेटी ने हमें मान सम्मान दिलाया, हमें लोग देवी बोल रहे उत्तराखंड की। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर वो VIP सामने आ गया तो लोग अंकिता के नाम से उर्मिला को जानेंगे। जो मान सम्मान हमारे बच्चों ने नहीं दिया, हमें हमारे पेट से पैदा होके हमारे पहले पति ने नहीं दिया, हमें सुरेश राठौर ने नहीं दिया, वो मान सम्मान हमें उत्तराखंड की जनता ने दिया है। उत्तराखंड की जनता ये कहती है, एक भाई का फोन आके दीदी अगर वो VIP आ गया तो मैं मंदिर बनवाऊंगा तुम्हारे नाम का। इससे ज्यादा मेरे लिए मान सम्मान और कुछ नहीं हो सकता, ना मैं विधायक बनना ना मंत्री बनना। आज हम उत्तराखंड की जनता के दिलों में राज कर रहे हैं, अब उनके दिलों में वास कर रहे हैं। माँ धारी देवी ने, महादेव ने इतना मुझे दिलों में बिठा दिया, और मैं अगर उनके लिए मेरे खून का एक एक बूंद अगर उनके काम आ सके तो मैं निछावर हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे अपने पेट के बच्चे धोखा दे दिए, सबने धोखा दे दिया। जिनकी मैं कुछ नहीं लगती, जो बेटी पंचतत्व में विलीन हो चुकी, उसने मुझे इतना मान सम्मान दिला दिया पूरे उत्तराखंड में। आप समझ सकते हैं ना? तो मैं उस बेटी के चरणों में मैं नमन कर रही हूँ, साक्षात 10 बार मैं नमन कर रही हूँ, और भगवान उस बेटी को न्याय मिले, पूर्ण न्याय मिले। तो आप देख सकते हैं कि मेरे साथ है उर्मिला सनावर, जिन्होंने उत्तराखंड की बेटी यानी कि पहाड़ की बेटी को न्याय दिलाने के लिए मोर्चा लिया, और एक रिकॉर्डिंग इनके पास है, जिस रिकॉर्डिंग को इन्होंने SIT को भी दिया। SIT को देने के बाद इन्होंने उत्तराखंड की राजनीति को भी हिला दिया है। उत्तराखंड के अंदर जांच पड़ताल तो लगातार जारी ही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री ने CBI के ये केस पूरा हैंडओवर कर दिया है, और CBI इस पूरे खेल के अंदर CBI भी आ चुकी है, और CBI अब जांच पड़ताल बड़ी सघनता और गहनता के साथ करेगी। CBI करने जा रही, और अभी देखिए उर्मिला से जब मैं बात कर रहा था तो ये रोने लगी, और ये चाहती हैं कि उस बच्ची को न्याय मिले, पहाड़ की बेटी को न्याय मिले, क्योंकि इनकी ये लड़ाई नहीं है, उन तमाम बेटियों की लड़ाई है जो VIP कल्चर के सामने नतमस्तक हो जाती हैं या सरेंडर कर देती हैं, और उपन्यास के सुखान की तरह कहीं ना कहीं खत्म हो जाती हैं। बहरहाल मैं यही कहना चाहूंगा अपनी इस रिपोर्ट के अंदर, इस रिपोर्ट में दर्द बहुत है। आप बारीकी से देखिएगा और समझिएगा, सरकार को भी समझिएगा, सिस्टम को भी समझिएगा,
क्योंकि बेटी चाहे किसी की भी हो, वो किसी के घर की लाज होती है, इज्जत होती है, उसे रोंदने का अधिकार किसी के पास भी नहीं है। बहरहाल मैं इस बात पर, मुझे एक शेर याद आ रहा है, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। द ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गौरव मिश्रा, सहारनपुर।